ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। उस दाता ने हाथ दिए हैं, नेक कमाई कर प्यारे। इन्हें अपने पावन पाँव को, पावन मग पर धर प्यारे। नुस्खा है यह इस दुनिया में, जीवन अमर बनाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। दर्द पराया देख के तुझे को, दर्द उठे अपने तन में। हर स्थिति को लख बरसी मनाए, भावना भर दे मन में। यज्ञ किया करे पतझड़ में भी, मधुर बसंत खिलाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। सुख की शीतल छाया कर दे, दुखिया जन की कुटिया में। अपने घर में पड़ा रहा घर, आलसी बन कर खटिया पर। माना चोला फिर न मिलेगा, तुझी को मौज उड़ाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। विश्व बगीचे के माली की रचना प्यारी प्यारी है। रंग बिरंगे पुष्प खिलावे, शोभा जिनकी न्यारी है। अंत नहीं बेअंत है माया, कह गए संत जमाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। परमेश्वर का भक्ति वही है, जिस शुभ गुण जीवन में धारे। पाप के जहरीले कीटाणु सभी चुन चुन कर मारे हैं। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। ईश्वर का गुणगान किया कर, कष्ट क्लेश मिटाने को। जीवन की यह नाव मिली है, भव सागर तर जाने को। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं निकितर करूँगा सम्मानित व्यासनंदन शास्त्री जी से। व्यासनंदन शास्त्री जी जुड़ नहीं पा रहे हैं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी आप आमंत्रित कर लीजिए।
जी आमंत्रित करें। ओम स्तुता मया वरदा भेदमाता प्रचोदयन्तं पावमानि दजानाम आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं दर्पणं ब्रह्मवर्चस्वं मह्यं दत्त्वा भृत ब्रह्मलोकम। एक सुभाषित है जो हमारे राकेश जी पे पूर्णतया सही बैठता है। सा जातो येन जातेन याति बंध समुन्नतम परिवर्तने संसारे मृता को वान जायते। इसने जन्म लेने से अपने वंश कुल और राष्ट्र की उन्नति नहीं की, उसने कुछ नहीं किया और उसी का जीना सार्थक है जिसने राष्ट्र की उन्नति में सहयोग दिया है। ऐसे ही हमारे परम आदरणीय डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी जो 67 पुस्तकों के हमारे रचयिता हैं, उन्होंने राष्ट्र की उन्नति के लिए हमारे पुराने इतिहास के ऐसे ऐसे मर्म हम लोगों के सामने उन पुस्तकों के थ्रू, उन मैप्स के थ्रू हम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ऐसा लगता है कि हमारी जो चिर संस्कृति है कितनी अच्छी थी, हमारे राजा महाराजा कितने अच्छे थे और आजकल की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसको उन्होंने किस तरह से बताया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने, मुसलमानों ने इसको गलत तरीके से हम लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और तो इस समय हमारी ये नितांत आवश्यकता है कि हम हर क्षेत्र में जाकर के अपने इतिहास को बताएं और अपने इतिहास के साथ जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़े, सबको बताएं, जिससे वो समझ सके कि हमारा देश कितना शानदार था और वो आत्मगौरव को अनुभव कर सके। इसके तहत राकेश जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उसके लिए उनकी भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं। तो आइए डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, सादर प्रणाम। आइए राकेश। या मे धाम देवगणः पितरश्चुपासते तया मामद्य मेधियाग्निमेधाविनं कुरु। भारत को समझो अभियान के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, इस मंच पर विराजमान सभी देशभक्त बंधुओं और बहनों, भाइयों, सभी के लिए मेरा हृदय से अभिनंदन। ज्येष्ठ श्रेष्ठ के लिए हृदय से नमन, श्री चरणों में नमन करता हूं और सीधे सीधे अपने विषय पर आते हैं। आज का विषय हमने जो लिया है, भारत के संविधान में 22 ऐसे चित्र रखे गए जो भारतीयता को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रकट करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान की मूल प्रति में इन सभी 22 चित्रों का रेखांकन किया गया, इनको उकेरा गया। यदि भारत के लोग भारत के संविधान में दिए गए इन 22 चित्रों को भी ध्यान से समझ लेते और उन्हें निरंतर इनके बारे में बताया समझाया जाता रहता, तो भी भारत को बहुत कुछ समझा जा सकता था। परंतु दुर्भाग्य का विषय रहा कि भारत के मूल संविधान के ये चित्र मूल के ही बनकर रह गए और इनको नींव में गाड़ दिया गया। जिनकी लाशों पर चल करके आजादी आई, उनकी याद बहुत ही गहरे लोगों ने दफनाई। यही हाल इन 22 चित्रों का भी हुआ। उस चित्रों को अधिमानता देकर के उनका तो प्रचार प्रसार भी किया गया, पर अधिकांश चित्र ऐसे रहे जो कि पृष्ठभूमि में धकेल दिए गए। अभी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र का 74वां दिवस मनाने जा रहे हैं। इस पर
मैं समझता हूं कि आप सभी गणमान्य लोगों के लिए कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कार्यक्रम अटेंड करने के लिए आमंत्रण आएगा। आज जो हम बात करेंगे उनमें से 2-4 बातें भी 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, जितना आप याद रख सकते हैं। इस अभियान समिति के एक जिम्मेदार पदाधिकारी की हैसियत से आप वहां पर उन्हें बोलने का प्रयास करें, लीक से हटकर बोलने का प्रयास करें। सामान्यतया वहां बैठकर लोग यही कहते हैं कि बड़े बलिदानों के बाद ये आजादी मिली जी, संविधान आज से लागू हुआ था जी, ये हुआ था, वो हुआ था, देश के पहले राष्ट्रपति फलां बन गए थे, पहले कानून मंत्री फलां बन गए थे। कुछ औपचारिक बातों को करने के बाद हम अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। और यही इस देश का दुर्भाग्य है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य, इस देश का दुर्भाग्य। हमारे से अभिप्राय यहाँ पर उन जागरूक लोगों से है जो इस दिशा में न सोच करके उसी दिशा में सोचते हैं जिसमें हम और आप सब सोचते हैं। तो मैं कुछ तथ्य यहाँ पर नोट कराऊंगा, आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप उनको साथ के साथ चाहें तो नोट करते चलें, जिससे कि आपको बोलने में सुविधा हो। देखिए, जुलाई 1946 में 1946 में हमारे देश के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ और उस गठन में उस समय कैबिनेट मिशन जो आया था, उस कैबिनेट मिशन की योजना के अंतर्गत उसने जो संस्तुतियां दी थी, उसके आधार पर जुलाई 1946 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया, देश की संविधान सभा को। उसमें मूल रूप में 389 सदस्य थे, 389। और जिस दिन देश के संविधान को बना करके देश के संविधान सभा के लोगों ने देश को सौंपा 26 नवंबर 1949 को, उस दिन उसमें 289 मेंबरों ने हस्ताक्षर किए थे, 100 आउट हो गए थे। कई जगह आपने सुना होगा कि 289 सदस्य थे और कई जगह आपने सुना होगा कि 389 सदस्य थे। बात दोनों सही हैं, लेकिन कैसे कैसे सही हैं ये भी आज स्पष्ट करेंगे। जिस समय 1946 में देश की संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई में, उस समय 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि लिए गए थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रांतों से लिए गए थे और 93 देश की रियासतों से लिए गए थे। इस प्रकार 296 सदस्यों के लिए उस समय सीधे सीधे चुनाव हुआ था और ये भी सांप्रदायिक आधार पर हुआ था। देश की पॉपुलेशन कितनी है, उसमें हिंदू पॉपुलेशन कितनी है, मुस्लिम कितनी है, सिखों की कितनी है, इस तरीके से उसको बांट करके। और मजेदार बात आप यहाँ पर ये देखिए कि उस समय ईसाई नहीं थे, तो ईसाइयों को एक भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, एक भी प्रतिनिधि उनका देश के संविधान सभा में नहीं था। 3 ही संप्रदाय थे, हिंदू, मुस्लिम और सिख, ईसाई नहीं था। ये ईसाई तो हमारी आपकी उदारता और हमारी आपकी सेकुलरिज्म की पॉलिसी की देन है कि आज वो 24 से 36 तक अपने स्वतंत्र एमपी भेजने की स्थिति में आ गए हैं। ये 75 साल की भारत की हमारी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये सारा जो कुछ भी हुआ उस समय बड़ा दर्दनाक था। श्रद्धेय सचदेवा साहब लिख रहे हैं, उनकी कमेंट से मैं सहमत हूं। आज निश्चित रूप से भारी परिवर्तन आ रहा है, लेकिन जो कुछ होता रहा है और जो कुछ उस समय हुआ उस पर भी चिंतन किया जाना समय की आवश्यकता है। 9 दिसंबर 1946 को देश की संविधान सभा की पहली बैठक आहूत की गई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा उस समय इसके सबसे सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसलिए
पहले दिन की सभा की अध्यक्षता उन्होंने की थी 9 दिसंबर 1946 को। लेकिन उसी दिन एक घटना दूसरी भी घटित हो गई थी कि मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया 9 दिसंबर 1946 को। नवाब हैदराबाद ने भी मुस्लिम लीग का समर्थन करते हुए भारत की संविधान सभा का बहिष्कार किया। पीछे से पुट मिल रहा था अंग्रेजों का, इसलिए समर्थन उनका मिलने के कारण दोनों ने संविधान सभा का बहिष्कार किया, बहिर्गमन किया। उस समय प्रयास किया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुनकर के संविधान सभा में भेजा जाए। सांप्रदायिक आधार पर ये लोग चुनकर के आए थे। ये सबसे बड़ी विडंबना थी इस चुनावी प्रक्रिया की। उस समय 213 सामान्य और 79 यानी 79 मुसलमान और 4 सिख इस तरीके से चुन करके संविधान सभा में भेजे गए थे। 11 दिसंबर को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो दूसरी बैठक में उस दिन विधिवत अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 2 दिन बाद देश के संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। देश के संविधान के उन उद्देश्य प्रस्तावों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ करके सुनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको सुनाया और उनका वाचन किया। 22 जनवरी 1947 को उन प्रस्तावों को स्वीकार किया गया, एक ढांचा खड़ा किया गया कि इसके अनुरूप देश का संविधान बनाया जाएगा। एक ऐसा प्रारूप सा, एक ऐसा सीमा रेखा सी खींच ली गई कि ऐसे ऐसे ढंग से हम अपने संविधान का निर्माण करेंगे। ये उद्देश्य प्रस्ताव थे। 22 जनवरी को उनको स्वीकार कर लिया गया और स्पष्ट किया गया कि अब आप जो हैं इस पर आगे कार्यवाही आरंभ करें। बी.एन. राव एक प्रमुख नाम है। बी.एन. राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से महत्वपूर्ण नाम। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान के मूल प्रारूप को तैयार किया था और उद्देश्य प्रस्तावों को उसमें समाविष्ट करके देश के लोगों के सामने, देश के संविधान सभा के सम्मानित सदस्यों के सामने रखने का कार्य किया था। इस प्रकार अगर एक व्यक्ति जिसने इसको सबको लिखा तो बी.एन. राव थे। उन्होंने इन प्रस्तावों को रख करके नेहरू के माध्यम से सभी के सामने उल्लिखित करने के लिए, वाचन करने के लिए प्रस्तुत किया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी कि जब देश की संविधान सभा का गठन किया गया था जुलाई 1940 में, उसके सही 1 वर्ष पश्चात प्रारूप समिति का गठन किया गया। उसमें उपस्थित प्रकट होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी समय देश की आजादी के बाद देश के संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और जो 389 सदस्यों से देश की संविधान सभा बनी थी, अब वो 289 सदस्यों की रह गई। यहाँ पर आकर के 289 सदस्य बचे। 4 नवंबर 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक देश के संविधान का प्रथम वाचन संपन्न हुआ और दूसरा जो वाचन था इसको खड़े होकर के दोबारा जो पढ़ा गया था वो 15 नवंबर 48 से 17 अक्टूबर 1949 तक पढ़ा गया। ये प्रथम वाचन के बाद द्वितीय वाचन था। द्वितीय वाचन देर तक चला और इसमें एक एक धारा पर लंबी लंबी बहस हुई। अच्छी तरीके से डिस्कशन करने के बाद, चर्चा करने के बाद एक एक चीज को खंगालते गए, समीक्षित करते गए
जांच पड़ताल करते गए और उसके बाद उसको प्रारूप समिति को देते गए। प्रारूप समिति इसके आधार पर संविधान का निर्माण करती चली गई। किसी व्यक्ति विशेष के दिमाग का कोई हस्तक्षेप यहाँ पर नहीं था, स्पष्ट हो जाता है। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 यानी लगभग 1 वर्ष तक इसका वाचन होता रहा और एक-एक धारा पर विस्तृत चर्चा होती रही, बहस होती रही। अब आता है तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक, जो कि संविधान के बनने की तिथि है और आज भी आप उसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। 26 नवंबर तक यानी कि 14 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में तीसरा वाचन फटाफट पूरा कर लिया गया, क्योंकि द्वितीय वाचन में जितनी चर्चा होनी चाहिए थी वो सारी हो चुकी थी, फिर कोई त्रुटि ना रह गई हो। फिर भी अंतिम रूप से एक बार चेक कर लिया जाए, इसलिए तीसरा वाचन रखा गया था। इस संविधान सभा पर की समाप्ति पर यानी कि जब तीसरा वाचन पूर्ण हुआ, उस दिन हमारे संविधान पर 289 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए 26 नवंबर 1949 को। इसके कुछ भाग को उसी दिन से लागू कर दिया गया था। 22 भाग थे इसमें मूल संविधान में, 395 आर्टिकल्स थे, अनुच्छेद धाराएं जिनको कहते हैं, 8 अनुसूचियां थीं। आज के संविधान में 25 भाग हैं, अनुच्छेद उतने ही हैं 395 और अनुसूचियां 12 हैं। मूल रूप में जो 8 थीं वो बढ़ा दी गई, 4 और बढ़ गई। संविधान सभा की अंतिम बैठक संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को आज के दिन हुई थी। कोई ये भी एक जनरल नॉलेज का सवाल है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? यानी कि आज के दिन 24 जनवरी को संविधान सभा अपने पूर्ण कार्य करने के पश्चात स्वयं ही विसर्जित हो गई, समाप्त हो गई, उसका समापन हो गया और उसने संविधान बना करके देश को जो सौंपा था वो पूरा करके दे दिया, क्योंकि अब 26 जनवरी से उसे लागू हो जाना था। 26 जनवरी 2023 ये वो दिन है जब 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प लेते हुए पहला स्वाधीनता दिवस मनाया था और उसी की याद में नेहरू जी ने 26 जनवरी से इसे लागू करवाने का प्रस्ताव 26 नवंबर 1949 को रखा था। आपको यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि उस दिन बसंत पंचमी थी, तो हमारे नेताओं ने बसंत पंचमी के कारण 26 जनवरी को चयनित किया था। 26 जनवरी के कारण बसंत पंचमी का चयन नहीं हुआ था। यह परंपरा आगे नहीं चली क्योंकि सत्ता उन लोगों के हाथों में आ गई जो ब्रिटिश भक्त थे, इसलिए उन्हें बसंत पंचमी को मनाने में शर्म आती थी, 26 जनवरी को मानने में कोई संकोच नहीं था। इस बार आप हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि 26 जनवरी बसंत पंचमी के ही दिन है। एक अच्छा संयोग है। 24 जनवरी को ही एक और भी घटना घटित हुई थी। इस देश के प्रधानमंत्री 27 मई 1964 को संसार से चले गए। उनके इस जिन्होंने 9 जून 1964 तक सत्ता संभाली कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में, 9 जून को के दूसरे विधिवत प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए। लाल बहादुर शास्त्री जी 9 जून से 11 जनवरी 1965-66 तक
देश के प्रधानमंत्री रहे। 11 जनवरी से लेकर के 24 जनवरी, जो आज का ही दिन है, इतनी देर के लिए फिर देश के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बनाए गए। देश के दूसरे प्रधानमंत्री शास्त्री जी की अरेस्टी होने के पश्चात आज के दिन देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बनी थी, जो उस समय तक के प्रधानमंत्रियों में सबसे युवा थी। तो ये आज का दिन विशेष दिवस है। 1857 की क्रांति के बाद हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र में हरिश्चंद्र मुखर्जी ने देश की पार्लियामेंट होने की बात कही थी, जिसमें देश के प्रतिनिधि होने चाहिए। यानी कि 1857 से जहां पूर्ण स्वाधीनता की बात की जा रही थी कुछ देशभक्तों के द्वारा, आर्य लोगों के द्वारा, वहीं ऐसे ही देशभक्तों के द्वारा देश की अपनी पार्लियामेंट होने की, संसद होने की बात भी उठाई जाने लगी थी। और उसको सबसे पहले यदि किसी ने उठाया था तो वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। हिंदू पेट्रियाट में उन्होंने लिखा था। अब इस संविधान को बनाने में, इसके बनने में सहयोग देने में जिन विशेष अधिनियमों ने विशेष सहयोग दिया, वैसे तो 7 अन्य देश भी हैं जो भारत से बाहर के हैं, उनके संविधानों से भी इसमें नकल की गई है, उनसे भी उधार लिया गया है। भानुमति का पिटारा भी इसको कहते हैं। हम इसका पूर्ण सम्मान करते हुए उस शब्द को भी बता रहे हैं जो इसके लिए संविधान में या संविधान के समीक्षकों के द्वारा अक्सर प्रयोग किया जाता है। तो इसमें 1860 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1860 का भारतीय परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट 1860, और इसी नाम का दूसरा एक्ट 1892, 1892, और मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स एक्ट 1909, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम के बाद ये आता है 1919 में, और 1919 के इस एक्ट के बाद अंतिम एक्ट आता है भारत सरकार अधिनियम के नाम से ही 1935 में। पहले वाले एक्ट को, 1919 वाले को भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए दोनों को, इसलिए नामों में थोड़ा सा अंतर कर दिया गया है। पहले वाले को भारत शासन अधिनियम और दूसरे वाले को भारत सरकार अधिनियम, इस तरीके से कहकर के इसको स्पष्ट किया गया है। अब आते हैं उन बातों पर जो हम अभी कह रहे थे कि हमारे देश के संविधान में ऐसे 22 मानचित्र दिए गए हैं जो भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को स्पष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें राम और कृष्ण जी के चित्र भी हैं, और टीपू सुल्तान और अकबर के चित्र भी हैं। दुर्भाग्य देखिए अपना कि रामचंद्र जी और कृष्ण जी तो फेंक दिए गए काल्पनिक मान करके, इसी संविधान के बनाने वालों के रहते हुए पहले संविधान में इन चीजों को रखने के उपरांत भी अगले वाले एडिशंस में उन चीजों को, उन चित्रों को हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, किसने हटा दिया, किस कारण से हटा दिया, कोई स्थिति साफ नहीं की गई। यह आपके लिए चुनौती है, आपके लिए चैलेंज है, ललकार है। वो स्थापित होने चाहिए। भारत की आत्मा को समझने के लिए, भारतीयता को समझने के लिए वो चीजें इसमें स्थापित होनी चाहिए जो देश के संविधान निर्माताओं ने बड़ी योजना के साथ और बड़ी सुनियोजित सूचना के साथ उनको सम्मिलित किया था।
उनमें रामकृष्ण जी हैं, बुद्ध हैं, महावीर हैं, और इन सबको इसलिए लाया गया था कि इनके भीतर, इन महापुरुषों के भीतर भारतीय सांस्कृतिक चेतना का निवास था। वे उस बात को बड़ी गहराई से, गंभीरता से समझते, जानते थे, जिससे भारतीय संस्कृति का उद्धार और उत्थान हो सकता है। तो यहाँ पर काल की छाती पर नृत्य करते नटराज, नटराज का फोटो भी उसमें दिया गया है। अयोध्या लौटते राम और सीता जी, और वो भी पुष्पक विमान से, ये सब भी उसमें दिया गया है। इन 22 चित्रों को बॉर्डर पर सजाया गया है, और इस प्रकार से इसको जो बनाने वाले थे वो थे प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस। नंदलाल बोस जी ने इनको बनाया था, जिनको उस समय सरकार ने 21,000 रुपए का पारिश्रमिक दिया था। 21,000 रुपए, 21,000। नंदलाल बोस जी ने इनको बड़ी मेहनत से बनाया था, और संविधान के इन चित्रों में उस समय अजंता की भित्ति चित्रों को भी सम्मिलित किया गया था। पहले वाले कवर पर जो इन्होंने दिया था, उसमें हम दिखा रहे हैं, शायद अब ये देख नहीं पाएंगे उस पर, क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट में है, लेकिन अशोक की लाट से शुरुआत होती है। अशोक की लाट जो सारनाथ से ली गई है, जो आजकल हम अपने चिन्ह के रूप में अक्सर देखते हैं, राजकीय चिन्ह के रूप में, जिसमें 4 शेर हैं जो पीठ करके खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उसमें सुधार कर दिया है, और आपको मालूम होगा कितना बढ़िया सुधार किया है। उनका मुंह खोल दिया है। हम शांत बैठने वाले नहीं है। जो हमारी तरफ को देखेगा उसकी आंखें निकाल लेंगे, पंजे दिखा दिए उनको। ये तेजस्वी राष्ट्रवाद का निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, और इससे देखा आपने, सारी दुनिया आपकी तरफ देखने लगी, इस उम्मीद से देखने लगी कि ये अब आंखें खोल करके और मुंह खोल करके बैठा है, पंजे निकाल करके। आराम से नहीं बैठा, शेर और आराम से बैठे। शेरों की पूजा करने वाला भारत मेरी माँ शेरों वाली है, ये गीत गाने वाला भारत। मैं उधर को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही दिशा में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप ही हैं जो वीरों के भोगने के लिए इस वसुंधरा को कहते हो। तो मेरी माँ शेरों वाली है, वास्तविक रूप में शेरों वाली माँ हमारी है, और इस पर सिंधु घाटी सभ्यता की मोहर में बैल की आकृति भी दिखाई गई है। ये जो बैल की आकृति दिखाई गई है, इसका नाम संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र नामक जो इसका भाग आता है देश के संविधान का, उसमें इसको दिखाया गया है। सोच समझ कर के स्थान दिया गया है। उसमें बताया गया है कि बैल जो है इस देश की ऋषि प्रणाली, कृषि प्रणाली का आधार है। ये खेती बाड़ी करने वाला, और खेती जो होगी वो गौ आधारित होगी, इसकी अर्थव्यवस्था गौ आधारित होगी। लेकिन ये संस्कार और ये विचार धीरे धीरे आगे जाकर के मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें सांप्रदायिकता दिखती, गौ में भी, गाय में, बैल में भी, और गोधन में भी। इसलिए कहीं इन चीजों को जाकर के गाड़ी से धीरे से उतार दिया गया, और कहाँ उतर गए ये किसी ने ना सोचा ना समझा। जी, इस बैल को हड़प्पा मोहनजोदड़ो से लिया गया, जो हमारी आर्थिक कृषि समृद्धि का प्रतीक था। इससे ये भी बात स्पष्ट होती थी कि भारत प्राचीन काल से आर्थिक रूप से समृद्ध देश रहा है, और पशुओं के प्रति वह बहुत उदार रहा है। पशुओं को वह अपना मित्र मानता है, और प्रत्येक प्राणी के साथ समन्वय करके चलना चाहता है।
भारत के इन सांस्कृतिक मूल्यों को इस एक बैल ने स्पष्ट किया। इस बैल की एक अकेले चित्र ने स्पष्ट किया। इसके रहने से किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं थी, लेकिन इसके उपरांत भी इसको सांप्रदायिकता से जोड़ करके देखने वाले लोगों का वर्चस्व धीरे धीरे देश में आने लगा, बनने लगा, और इस विचार को मारने की मांग धीरे धीरे उठने लगी। वैदिक युग के गुरुकुल आश्रमों में शिक्षा लेते बच्चे, इसमें भी जिस विद्वान साथी ने, जिस विद्वान सदस्य ने भारतीयता के उस वैदिक युग का चित्रण किया, शिक्षा के क्षेत्र में वैदिक ऋषियों के उस आदर्श को स्थापित करने के लिए उसे अपने संविधान में स्थान देने की दिशा में अपनी बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग किया, वह भी हमारे अभिनंदन का पात्र है। बहुत सुंदर चित्र है। मैं उस पर जल्दी ही चित्रावली बना करके, जैसे 26 मानचित्र लेकर के आए उस तरीके से लाऊंगा। आज शीघ्रता में नहीं ला पाया हूं, लाऊंगा और उनको एक दिन बाकायदा आपको चित्र के माध्यम से दिखाऊंगा। लेकिन बहुत सुंदर चित्र, ऋषि मुनि उसमें बैठे हुए हैं, विद्यार्थी सामने बैठे हुए हैं, और गुरुकुलों का वही प्राचीन स्वरूप उसमें स्थापित किया गया है, जिससे लगता है कि बौद्धिक क्षमताएं एयर कंडीशनड में बैठ करके प्राप्त नहीं की जाती हैं, वो पेड़ों के नीचे प्रकृति के साथ रह करके प्राप्त की जाती हैं, प्रकृति को मित्र बना करके प्राप्त की जाती हैं। और प्रकृति को जब मित्र बना करके ऐसी बौद्धिक क्षमताओं को प्राप्त किया जाता है, तो उनमें ईमानदारी होती है, राष्ट्र के प्रति निष्ठा होती है, समाज के प्रति निष्ठा होती है, व्यक्ति के प्रति निष्ठा होती है, और अपने पास अपना कुछ नहीं, जो कुछ है वो समाज के लिए है, ऐसा पवित्र भाव होता है। उस पवित्र भाव और भावना को स्पष्ट करता हुआ ये मानचित्र भारत के नागरिकता संबंधी प्रावधानों में लगाया गया है। लगाने वाले का दिमाग देखिए, मस्तिष्क देखिए, कहां पर स्थापित किया, जहां पर नागरिकता के संबंधित प्रावधान है। यदि आज के स्कूलों में, विद्यालयों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों पर, देश के संविधान की नागरिकता संबंधी प्रावधानों को पढ़ाते समय हमारे विद्यालयों के टीचर्स, अध्यापक, अध्यापिकाएं इस तथ्य को स्पष्ट करें कि ये समाज के निर्माण के लिए बनकर के जाते थे और अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बनाने पर ही प्राथमिकता देते थे शिक्षा ग्रहण करते समय। इसमें उनका व्यक्तिगत हित नहीं होता था कि मैं यहां से निकल करके कैसे समाज को लूटूंगा, कैसे काटूंगा, बल्कि समाज को मैं कैसे जोड़ूंगा, कैसे आगे बढ़ाऊंगा, उसका कैसे एक उपयोगी अंग बन करके, एक उपयोगी पुर्जा बन करके अपने आप को उसके साथ समन्वित करूंगा, इसका उद्देश्य ये होता था। उस उद्देश्य को भी सांप्रदायिकता समझा गया, और देश के अगले संविधान के अगले एडिशंस में ये चित्र भी हम देखते हैं कि गायब हो गया, क्योंकि धीरे धीरे देश के इन शैक्षणिक संस्थानों के, गुरुकुलों के स्थान पर लूट मचाने वाले शैक्षणिक संस्थान आने लगे। कमीशन खोरों की पहली सरकार बनी, और उन कमीशन खोरों की जब सरकारें आगे, उनका पुनरागमन होता रहा, पुनरावृत्ति होती रही एक ही दल की, तो उसमें उन लोगों का वर्चस्व होता चला गया जो शिक्षा को भी व्यापार का केंद्र बना चुके थे या बनाने की वकालत कर रहे थे। सरकारी स्कूल के स्थान पर उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को अधिमान दिया,
और उसको प्राथमिकता देने के साथ साथ उसमें क्योंकि कमाई का एक अच्छा स्कोप उन्होंने देखा, तो जो उच्चाधिकारी के रूप में या मंत्री के रूप में ऊपर बैठे हुए थे, उन्होंने नीचे वालों से मांगना शुरू किया, कुछ लाइए, हम तुम्हारा काम करेंगे। और उससे आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा कितनी महंगी हो गई। एक सूत्र जो निकाला गया था, रखा गया था कि गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली इस देश का आधार होगी, वो चाहे आर्य समाज का प्रभाव था, चाहे महर्षि दयानंद का कि वृहत व्यक्तित्व का प्रभाव था, जो भी कुछ था, लेकिन अगर वो विचार रखा गया था, तो वो विचार वहां से धीरे से हटा दिया गया और बिना किसी परिवर्तन के संविधान में, बिना किसी नए संवैधानिक संशोधन के इस चीज को पूरा कर दिया गया। इसी समय उसी नागरिकता संबंधी जो प्रावधान था, उसमें अग्नि, इंद्र और सूर्य, इन तीनों को समाविष्ट किया गया था। अग्नि, इंद्र, सूर्य, कुछ लोगों ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा कि भारत के प्राचीन काल के लोग इनकी पूजा करते थे, इन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे, इनमें भगवान को देखते थे, फलां देखते थे, वो देखते थे। कुछ उसका इस तरीके से विद्रूपीकरण किया गया जो वैदिक विधि के और वैदिक अर्थों के विपरीत था। अच्छा होता कि आर्य समाज को इस बात की व्याख्या करने का, आर्य विद्वानों को व्याख्या करने का काम सौंपा जाता और देश को बताया जाता कि इसके वास्तविक अर्थ क्या हैं और क्यों अग्नि, इंद्र और वायु को इसमें स्थान दिया गया है। तो अगला जो चित्र आता है वो है मौलिक अधिकारों के समय। जब मौलिक अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, तो उसमें दिया गया है राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए लौट रहे हैं। राम, सीता, लक्ष्मण अयोध्या के लिए लौट रहे हैं पुष्पक विमान से। ऋषि भारद्वाज जी का चिंतन और उनसे भी पहले के हमारे ऋषियों का वह बौद्धिक चिंतन, वह वैज्ञानिक चिंतन जो वेदों से उद्भूत था, जो वेदों से लिया गया था, जिसका मूल स्रोत वेद थे, जो ये स्पष्ट करते थे कि वास्तव में भारत में प्राचीन काल से वैज्ञानिक आविष्कार होते रहे हैं और भारत के पास ये वैज्ञानिक क्षमताएं आज से नहीं बल्कि लाखों वर्ष से हैं। वह चित्र इस बात को स्पष्ट करता था, साथ ही इस बात को भी स्पष्ट करता था कि भारत रामचंद्र जी का देश है, कृष्ण जी का देश है, वैज्ञानिकों का देश है। ये काल्पनिक लोगों का देश नहीं, काल्पनिक विद्वानों का देश नहीं। जैसा कि बाद में कह दिया गया, जिन लोगों ने इन चित्रों की स्थापना की थी, उन्हीं के राजनीतिक उत्तराधिकारियों ने एक समय आया जब देश के सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से यह शपथ पत्र दे दिया गया कि राम तो काल्पनिक थे और उन्हीं के पूर्वज, उन्हीं की पहली पीढ़ी के लोग देश के संविधान में रामचंद्र जी का, सीता जी का पुष्पक विमान से अयोध्या लौटने वाला चित्र लगा रहे हैं। घाल घपला हो गया, सांप्रदायिकता का रंग रामचंद्र जी पर चढ़ गया, उनके संबंधित ग्रंथों पर चढ़ गया और हमने इसे आराम से चढ़ जाने दिया। तो रामचंद्र जी का जो ये संबंधित चित्र है, ये मौलिक अधिकारों पर दिया गया। मौलिक अधिकारों पर ही क्यों दिया गया, इस पर भी समझने की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार सबसे पहला है हमारा ज्ञान प्राप्त करना, टू अटेन द नॉलेज। जो लोग ये कहते हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं है, वेद का ऋषि कहता है स्वस्ति पंथा मनुचर्यम सूर्या चंद्रम साविवै, इसमें जो पुनर्दत्तता, घनता, जानता आता है, इस पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है। अज्ञान मनुष्य का सबसे पहला शत्रु है।
इसका मतलब हुआ कि ज्ञान प्राप्ति मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य है, सबसे पहला अधिकार है। तो मौलिक अधिकारों में इस बात की व्यवस्था नहीं की गई, नहीं बताया गया, लेकिन हम बता रहे हैं और ये होना चाहिए कि, और ये जो चित्र है ये स्पष्ट भी कर रहा है कि मौलिक अधिकारों पर ही इस चित्र को लगाया गया, क्योंकि ज्ञान प्राप्ति मनुष्य का प्रथम अधिकार है, मौलिक अधिकार है। यदि मौलिक अधिकार को इससे वंचित किया गया किसी व्यक्ति, तो चाहता है कि मैं ज्ञान प्राप्त करूं, विद्वान बनूं, देश के लिए कुछ बौद्धिक क्षमताओं का योगदान दूं, उसको उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित और संवैधानिक नहीं कहा जा सकता। लेकिन इस देश में ऐसा हुआ और बड़े धीरे से इस प्रावधान को भी देश के संविधान से हटा दिया गया। आते हैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का ज्ञान देते श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी का वह ऐतिहासिक चित्र जिसमें वह रामचंद्र अर्जुन को गीता का ऐतिहासिक ज्ञान दे रहे हैं, हमें बहुत कुछ बताता समझाता है। संसार में रह करके संसार के सम्रांगण में जो भयंकर युद्ध चल रहा है, उसमें अर्जुन रूपी गृहस्थी, हम सब आप अर्जुन हैं, तब किस मोड़ पर जाकर के हथियार फेंक खड़े हो जाएं, कब कहां जाकर के निराशा निशा हमको घेर ले, कब कहां जाकर के किस प्रकार की कमजोरी हम पर आक्रमण कर दे, कब कहां जाकर के हम हताशा निराशा के शिकार हो जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। वह चित्र देखने मात्र से मनुष्य के भीतर एक ऊर्जा का स्रोत फूटता है। खड़ा हो, युद्ध लड़, भाग्य मत, पलायनवादी मत बन। तो पलायनवादी नहीं बनना है और निरंतर कार्यशील रहना है, कर्मशील रहना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी पर इस चित्र को लगाया गया है। देश की राजशक्ति निरंतर क्रियाशील रहे, पलायनवादी ना बने। ऐसे छोटे स्टेटमेंट ना दे दे कि देश के आर्थिक संसाधनों पर अमुक का पहला अधिकार है। ऐसी पलायनवादी सोच ना बना ले कि अपने अर्धसैनिक सैनिक बलों को आतंकवादियों के सामने हथियार फेंकने के लिए मजबूर कर दे। ऐसी निराशाजनक मानसिकता का प्रदर्शन ना करे। यदि आतंकवादियों को हमारे सैन्य बल कहीं मारते हैं तो सैनिकों पर ही उल्टी कार्रवाई हो जाए, नहीं। परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, जो श्री कृष्ण जी वहां पर कह रहे हैं खड़े होकर के, अर्जुन ये तेरा उद्देश्य है, तेरा धर्म है। नहीं करना है इसे, कभी तू अपने लिए अधर्म मत मानना, बल्कि धर्म मानकर इसके अपने कर्तव्य का निर्वाह कर। तो राजसत्ता जब इस प्रकार से कार्य करने के लिए अपने आप को समर्पित करती है, उसके ठोस और सकारात्मक परिणाम आते हैं, जैसा हम आज देख रहे हैं। ये इन्होंने पेज नंबर 17 पर दी है और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के साथ जोड़ करके दिया है। संविधान के भाग 4 की शुरुआत में इसको दिया गया है। बहुत सुंदर चित्र है। इसके बाद आता है महावीर, बुद्ध महावीर से अशोक तक के बारे में अगले उन पर दिया गया। भाग 5 की शुरुआत में गौतम बुद्ध को दिखाया गया है। इस भाग का नाम संघ है, यूनियन, और पेज नंबर 20 पर इसको दिया गया है। इसमें अहिंसा की वह नीति
यद्यपि उसकी व्याख्या करते समय हम दूसरी तरफ भी चले जाते हैं, परंतु सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए यहाँ पर उसके प्रसंग पर ही हम विचार करेंगे। एक अलग बात है कि उसकी अति हुई और अशोक ने उसको अपना करके देश धर्म के साथ अन्याय किया, परंतु फिर भी उन परिस्थितियों में यदि हम महात्मा बुद्ध का चित्रण करें, देखें, महात्मा प्रेम भिक्षु जी जैसे विद्वानों को भी हमें पढ़ना चाहिए, जिन्होंने ये बात साबित की है कि वह वेदों के विरुद्ध नहीं थे, वेदों को ही स्थापित करने के लिए उन्होंने क्रांति की थी। लेकिन उनके लोगों ने आगे चल करके ऐसी स्थिति परिस्थिति पैदा की कि ये हमसे दूर होते चले गए और वेदों को भी कई स्थानों पर इनके विद्वानों ने अपने लिए उचित नहीं माना, ऐसे संकेत स्पष्ट दिए। वो एक अलग विषय हो जाता है, परंतु भारतीयता के संदर्भ में महात्मा बुद्ध जी की उन शिक्षाओं को, जो वेदानुकूल थीं, धर्म संगत थीं, सृष्टि नियमों के अनुकूल थीं, उन्हें हमें वहां तक स्वीकार करते हुए उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और मानना चाहिए कि उनको भी यहाँ पर संघ के साथ देकर, भारत एक संघ है, वैसे संघ है नहीं ये सोच भी गलत है, क्योंकि संघ जो है किन्हीं विभिन्न देशों की के मिलन से, सहमति से, जैसे सोवियत संघ बना था कि हम सारे एक साथ मिलते हैं और जब चाहेंगे जब कभी अलग भी हो जाएंगे, ये ऐसी सहमति का से बना हुआ देश नहीं है, बल्कि तो प्राचीन काल से बना हुआ एक स्वतंत्र राष्ट्र है और एकमात्र राष्ट्र है जो संपूर्ण वसुधा से बना हुआ होता था। इस पर बहुत प्रकाश डाला जा चुका है, सब विद्वान हैं, जानते हैं। तो ये कहना तो गलत है, लेकिन ये अलग से एक नया विषय हो जाएगा कि हम उसकी आलोचनात्मक में जाएं, परंतु यहाँ पर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से केवल इस मानचित्र के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से महात्मा बुद्ध को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हाथी पर सवार सम्राट अशोक, ये दिखाए गए हैं पहली अनुसूची के भाग 6 के राज्य नामक, स्टेट नामक अध्याय में। इससे पता चलता है कि धर्म के लिए शासन सत्ता भी, राजकीय शक्ति भी अपने क्षेत्र में काम करती थी और धर्म को लेकर के भारत में प्राचीन काल में दीर्घ काल तक, जब से सृष्टि प्रारंभ हुई, जब से मानव ने राज्य सत्ता का निर्माण किया, तब से लेकर के अब तक कभी राज्य के लोगों के धर्म को लेकर के कोई किसी प्रकार का विवाद नहीं रहा। नैतिक नियमों का समुच्चय ही धर्म था और उनका प्रचार प्रसार करना राज्य सत्ता भी अपना धर्म मानती थी, अपना कर्तव्य कर्म मानती थी। इस बात को देश के संविधान में स्थापित करने का अर्थ है कि देश का संविधान या देश का समाज धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। धर्म का प्रचार प्रसार करना राज सत्ता का भी कार्य है, नैतिक नियमों का प्रचार प्रसार करना, जिससे मानव के साथ जुड़ करके काम करे, जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता को मजबूत किया जा सके। उन नैतिक नियमों का प्रचार प्रसार करना देश के सम्राट को भी शोभायमान करता है। तो देश की सरकारों को भी ऐसे धर्म के प्रति अनुरागी होना चाहिए। इसलिए देश का संविधान या देश का समाज यदि अपने आप को पंथ निरपेक्ष घोषित करता है या ऐसी कोई गारंटी देता है, तो ये आत्मघाती कदम है। जब धीरे धीरे इसकी परिभाषाएं लोगों की समझ में आने लगी और धर्म जैसे शब्द को संविधान के इन चित्रों के माध्यम से स्पष्ट होता हुआ देखा जाने लगा, तो धीरे से इस गाड़ी से इस सवारी को भी उतार दिया गया, अर्थात हाथी पर बैठे हुए अशोक को भी उतार दिया गया।
अशोक की उदारता, अशोक की अहिंसा तो लोगों को खूब रास आती है, लेकिन अशोक का धर्म प्रचार प्रसार करना ये किसी भी दृष्टिकोण से रास नहीं आया। अब आते हैं तप में लीन 24वें जैन तीर्थंकर वर्धमान महावीर। इनको राज्य की अनुसूची के भाग क में दिया गया है और भाग 6 की शुरुआत इससे की गई है। संविधान के पेज नंबर 63 पर एक ध्यानी तपसी की अवस्था में महावीर स्वामी को बैठे हुए दिखाया गया है। जिन लोगों को हिंदू कानून पसंद नहीं आता, जिसमें बौद्ध, जैन, सिख और हिंदू सबको एक ही दिखाया गया है, उनके लिए ये महावीर स्वामी हो चाहे बौद्ध हो, महात्मा बुद्ध हो, ये सब फिर सांप्रदायिकता में रंगे हुए दिखाई देने लगे। संविधान के भाग 10 पर प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की मोहर और उसका चित्र बना हुआ है। इसमें नालंदा विश्वविद्यालय को दिखाया गया है और पूरे एक भव्य चित्र के साथ दिखाया गया है, जिससे हमारे प्राचीन विश्वविद्यालयों के स्वरूप का दिग्दर्शन होता है। और हमको इस बात पर गर्व होता है कि संसार की सबसे पहली यूनिवर्सिटी, संसार का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तो हमारे पास था। लेकिन इसको देवनागरी लिपि में नालंदा विश्वविद्यालय लिखा गया है और पेज नंबर 105 पर इसको दिया गया है। संविधान के भाग 9 की शुरुआत राजा विक्रमादित्य के चित्र से की गई है। राजा विक्रमादित्य, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि संपूर्ण यूरेशिया, यूरोप और एशिया पर उनका राज्य हुआ करता था और उनके नाम से ही विक्रमी संवत आज तक चला आ रहा है। इस प्रकार भारतीय गौरव को प्रकट करने वाले इस सम्राट को देश के संविधान के इन 22 मानचित्रों में स्थान देना सचमुच गर्व और गौरव का विषय था, जिससे हमको पता चलता था कि हमारे यहाँ सम्राटों की कैसी परंपरा रही और सम्राटों की उस परंपरा के प्रतीक के रूप में सबसे उत्तम क्वालिटी के हीरे को लेकर के हमने अपने संविधान के इस प्रारूप में इस स्थान पर उनको सम्मानपूर्ण स्थान देकर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित की है। इनको भाग 9 की शुरुआत में दिया गया है। अनुसूची के भाग घ में शामिल राज्य क्षेत्र है। राज्य क्षेत्र राज्यों के मुख्यमंत्री कभी अपने आप को राज्य के केंद्र से अलग अनुभव नहीं करेंगे, अपितु उसके एक इकाई के रूप में काम करते रहेंगे और वो भी यूनिटी के साथ काम करेंगे, एकता की पवित्र भावना के साथ अखंडता को बनाए रखने की सौगंध उठा करके काम करेंगे। ये इसका पवित्र और मूल भाव था, क्योंकि सम्राट विक्रमादित्य ने जो आज के यूरेशिया पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था वह प्रेम पूर्ण ढंग से किया था, कहीं पर अत्याचार नहीं था। तो कहने का अभिप्राय है कि यहाँ पर उनके चित्र को देकर के राज्यों को यह संकेत दिया गया कि आप भी अपनी प्रजा के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा सम्राट विक्रमादित्य अपनी प्रजा के साथ किया करते थे। राजधर्म के निर्वाह के लिए आप सबको याद होगा अटल जी ने बोला था ये शब्द, राजधर्म का निर्वाह होना चाहिए। कब बोला था उस वक्त प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं, लेकिन वो कहा गया और वो 4 शब्द ही उस समय बड़े प्रमुख हो गए थे। लेकिन वो राजधर्म का निर्वाह है क्या, ये सीखने के लिए हमको अपने सम्राट विक्रमादित्य के व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने की आवश्यकता है।
इस चित्र में विक्रमादित्य को सिंहासन 32 पर बैठे हुए दिखाया गया है, जो उस पर बैठते ही वे न्याय करते थे और बिना राग द्वेष के करते थे। आज तो सांप्रदायिक आधार पर भी कानून है, ये मुस्लिम लॉ है, ये फला लॉ है, ये पर्सनल लॉ है, उसको देखा जाएगा, को देखा जाएगा। अगले वाला यदि हिंदू आ गया है और वादी यदि मुस्लिम है तो यहाँ पर न्याय भी सांप्रदायिक हो जाएगा और उसके आधार पर न्याय देना पड़ेगा। लेकिन सिंहासन 32 पर बैठ करके वर्ग जाति संप्रदाय कुछ नहीं होता था, ये तो था ही नहीं हमारे यहाँ पर वर्ग जाति संप्रदाय। 1300-1400 साल पहले से यहाँ पर लगा, कभी बनाएंगे इस पर कोई प्रोग्राम अलग से, जब हमारे संयोजक महोदय का आदेश होगा तब उस पर हम रखेंगे इसको विचार। तो फिर कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि हमारे देश के संविधान से अगले अंकों में इसको भी निकाला गया। संविधान के भाग 8 की शुरुआत हनुमान के चित्र से हुई है, और हनुमान का चित्र भी कौन सा है? इसमें जब वह सीता जी के खोज अभियान को आगे बढ़ाते हुए समुद्र को लांग रहे थे उड़ करके, तो एक प्रकार से हमारी वायु शक्ति के प्रतीक के रूप में और साथ ही नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए, तो उसके लिए हम चाहे जो कर सकते हैं, दूर देश में जाकर के हमले की योजना भी बना सकते हैं। नारी शक्ति की अस्मिता की रक्षा हमारी सर्वोपरि होगी। कोई निर्भया कांड नहीं होता यदि हम उस दिन के उस चित्र के आधार पर और उसकी मूल भावना को समझ करके काम करने के लिए आगे बढ़ते। सर्जिकल स्ट्राइक का भी संकेत करता है कि जब कोई हमारे यहाँ पर पुलवामा करेगा तो हमारे हनुमान रुकने वाले नहीं, हर इलाज करने में वो कारगर भूमिका निभाने में अपने आप को सक्षम अनुभव करेंगे और राज्य इसके लिए उनका पूर्ण समर्थन करेगा। संविधान के 12 भाग में नटराज का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद है। देखिए, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, भाग 12, नटराज। काल के कपाल पर अटल जी ने बोला था ना, गीत नया गाता हूं, लिखता हूं, मेरे पंक्तियां याद नहीं है, आपको आ रही हो किसी को, तो काल के कपाल पर हम नृत्य करते हैं, उत्सर्ग में उत्सव मनाते हैं। जब समय आता है तो बलिदान देकर के उन पर नृत्य करते हैं। लेकिन इसका एक अभिप्राय यह भी है कि इन सबको पैरों के नीचे रखते हैं सांसारिक ऐश्वर्यों, इन पर खड़े होकर के नाचते हैं। ये हम पर नहीं नाचते, बल्कि हम इन पर नाचते हैं, इनको दबा करके रखते हैं, इनका दमन और समन करके रखते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक चेतना को भी प्रकट करता है, सुख समृद्धि को भी प्रकट करता है और हमारे ऋषियों के उत्कृष्ट चिंतन को भी प्रकट करता है। यदि इनको भी समझाया जाता और निरंतर ये अगली पुस्तकों में निरंतर यथावत अवस्था में छपे रहते और हमारे विद्यालयों में अच्छे अच्छे विद्यालयों के अध्यापक इनकी मूल भावना को स्पष्ट करते, तो आज का जो विकृत समाज हमको दिखाई दे रहा है इन विद्यालयों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, वह दिखाई नहीं देता। समय होता रहा है, इसलिए जल्दी करते हैं। संविधान के भाग 12 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। यह भी संघ और राज्यों के बीच संबंध को प्रकट करता है। यह कौन से पेज नंबर 106 पर दिया गया है। और ये कौन सा भरत है? ये वह भरत है जो शांतनु, इनके महाभारत के जो राजवंश में पैदा हुआ, जिसके नाम से कहा जाता है कि भारत का नाम पड़ा। यद्यपि यह बात गलत है, हम पहले बता चुके हैं, इनसे भारत का नाम नहीं पड़ा था, परंतु फिर भी उस महान शासक को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है।
जो शेर को पकड़ करके उसके साथ खेल रहा है, इसका मतलब शौर्य संपन्न राजा जो क्रूर लोगों के साथ बड़े सहज भाव से खेलता है, क्रूर प्राणियों के साथ बड़ी वीरता के साथ उनका सामना करता है, निर्भय और निशंक होकर के करता है। ये वीरता का प्रतीक है, शौर्य का प्रतीक है। हम ऐसे राजपुत्रों का निर्माण करेंगे, शौर्य पुत्रों का। अभी मोदी जी ने जो 4 साल के लिए अग्निवीर तैयार किए हैं, यह उसकी एक झलक है और स्वागत योग्य झलक है। यही होनी चाहिए थी, पहले दिन से होनी चाहिए थी। अब भी हम मोदी जी से, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उनका ध्यान है और हम ये भी अपेक्षा करते हैं कि वे इन चीजों को स्थापित करेंगे इन अग्निवीरों के सामने। अपने इस भरत राजा के इसी प्रकार के लोगों को इन्हीं प्रकार के मानचित्रों को ये स्पष्ट करें। श्याम सिंह शशि जी, सुरेश गर्ग जी का प्रश्न आया है, मैं उनको बता देना चाहता हूं। श्याम सिंह शशि जी 2 बार के पद्म श्री विजेता हैं। उन्होंने इस पर विस्तृत पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के विमोचन में मैं स्वयं भी सम्मिलित हुआ था। वह पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है, आप चाहें तो मेरे से अलग से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। कोई भी सदस्य, कोई भी सम्मानित साथी, पदाधिकारी जो भी चाहे मैं बता दूंगा। संविधान के भाग 11 पर राजा भरत का चित्र बना हुआ है। इस भाग का नाम संघ और राज्यों के बीच संबंध दिए गए हैं, तो 106 पर यह दिया गया है। भाग 13 में भगीरथ का चित्र बना हुआ है। भगीरथ प्रयास करना, असंभव को संभव कर दिखाना। इसकी पौराणिक मान्यता से विपरीत जाकर के दूसरे अर्थ पर विचार कीजिए। बहुत भयंकर प्रयास उस समय उन्होंने किया था, असंभव को संभव करके दिखाया था। इस गंगा की धारा उत्तर की दिशा को बहती थी, हिमालय से उत्तर की तरफ को गंगा जाती थी। ये जो शिव जी की जटाओं में गंगा के उलझे होने की बात कही जाती है, शिव ये हिमालय को कहा गया जो कल्याण करता है। यदि ये नहीं होता तो उत्तर भारत में आज सारे में रेगिस्तान होता। इसके कारण हरियाली है। तो ये जो नदी उधर को जा रही थी, इसकी धारा को मोड़ने का कार्य उन्होंने दक्षिण के लिए किया और ऐसे प्रमाण अब साक्षी मिली हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि उस समय हिमाचल प्रांत से आगे के अनेक पर्वत श्रृंखलाओं को काट करके रास्ता बनाया गया था, वहां से निकाल करके आगे को लाया गया। ये कितना बड़ा कार्य था। हरिद्वार से आगे ला करके तो गंगा को रास्ता अपने आप मिल गया, बनाती चली गई, लेकिन उससे पहले कितने पहाड़ों को काट करके रास्ता बनाया गया था। और ये भी उस युग में, वो किस तरीके से और किस कारण से बनाया, इस पर कभी अलग से प्रकाश डालेंगे। लेकिन अपने देश के इस पराक्रमी पौरुष का, इस प्रकार की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और उसे इतिहास संविधान में स्थान देना सचमुच प्रशंसनीय कार्य था। इसमें शेषनाग के साथ साथ अन्य देवी देवताओं के चित्र भी हैं। भगीरथ की तपस्या और गंगा अवतरण को भी इसमें दर्शाया गया है। जहां पर भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम को दर्शाया गया है, वहां पर इस चित्र को दिया गया है। जिससे पता चलता है कि आपको इन क्षेत्रों में अपने पराक्रम का, अपने पुरुष का, अपने उद्यम का, अपने पुरुषार्थ का भगीरथ की भांति प्रदर्शन करना है। और जब आप असंभव को संभव करने के लिए संकल्प होकर के आगे बढ़ोगे और विकल्प विहीन संकल्प लेकर आगे बढ़ोगे, तो फिर सारी समस्याओं का समाधान होता चला जाता है। हर प्रकार से आप विजयी होते चले जाते हैं। इस प्रकार यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर, चित्र हमारे संविधान में डाला गया। संविधान के भाग 14 में अकबर के दरबार का चित्र बनाया गया। सारे चित्रों पर पानी फेर दिया गया
और सारे के सारे चित्र जो अब तक हमने बोले थे वो तो सब सांप्रदायिक हो गए और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर केवल अकबर छा गया। इसलिए ज्यादा प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। संविधान के भाग 15 में मराठा राजा छत्रपति शिवाजी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का चित्र बनाया गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने उस समय हिंदवी स्वराज्य का स्पष्ट उद्घोष किया था। हिंदू राष्ट्र बनाने का सीधे सीधे संकल्प लिया था शिवाजी महाराज ने। उसको आर्य राष्ट्र कहिए, खालसा राष्ट्र कहिए, चंद्रशेखर जी अक्सर उसको लिखा करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आर्य राष्ट्र कहिए, हिंदू राष्ट्र कहिए, खालसा राष्ट्र कहिए, लेकिन था और उसके लिए उन्होंने काम किया। आज इन तीनों शक्तियों को, चाहे वो खालसा वाले हैं, चाहे हिंदू वाले हैं, चाहे आर्य वाले हैं, इन सबको एक संयुक्त प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे अपने इस महापुरुष के सपनों का भारत बन सके, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना हो सके, गुरु गोविंद सिंह जी के सपनों का भारत बन सके। रानी लक्ष्मीबाई को भी इसमें स्थान दिया गया है, जो वीरांगना होने के कारण नारी शक्ति का प्रतीक है। टीपू सुल्तान का चित्र भी बनाया गया है तुष्टीकरण के लिए। पेज 144 पर दिया गया है। ब्रिटिश काल के समय में संविधान के भाग 17 में महात्मा गांधी का चित्र दिया गया है और चित्र में महात्मा गांधी नमक कानून को तोड़ने के लिए दांडी मार्च करते हुए दिखाए गए हैं। फिर भाग 18 में महात्मा गांधी का चित्र बनाया गया है। यहाँ पर आपात उपबंध दिए गए हैं। पेज नंबर 154 पर ये चित्र है। महात्मा गांधी चटगांव की नोआखाली में दंगे शांत कराने गए थे। यह उस समय का चित्र यहाँ पर दिया गया है। संविधान के भाग 19 पर सुभाष चंद्र बोस का चित्र बना हुआ है। भाग 19 सुभाष चंद्र बोस को समर्पित किया गया है। चाहे मतभेद थे, चाहे कुछ भी थे, लेकिन इसका अभिप्राय ये हुआ कि देश की संविधान सभा में ऐसे लोगों का वर्चस्व था जो उनके, यानी कि देश के पहले प्रधानमंत्री और देश के राष्ट्रपिता की बात को चलने नहीं देते थे और उन्होंने अपने इस महानायक को भी देश के संविधान के 22 चित्रों में स्थान दिलाने में सफलता प्राप्त की। बहुत बड़ा ऐतिहासिक चित्र है और इसमें वो अपने तिरंगे को सैल्यूट कर रहे हैं। बड़ी भावपूर्ण भाव भंगिमा के साथ इस चित्र को दिया गया है। आजाद हिंद फौज के झंडे को नमन कर रहे हैं। इस झंडे में टीपू सुल्तान का शेर भी बना हुआ दिखाया गया है। आगे है भाग 20। इस पर हिमालय पर्वत का चित्र बना है। संविधान का संशोधन, इस संविधान के इस भाग का नाम संविधान का संशोधन है। जैसे ऋतु परिवर्तन होता है और उसमें हिमालय की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, उसी प्रकार से समय के अनुकूल, देश काल परिस्थिति के अनुसार देश के संविधान में भी कोई परिवर्तन करना हो तो किया जा सकता है। उसके प्रतीक के रूप में हिमालय को यहाँ पर दिया गया है, लेकिन इसके साथ साथ हिमालय हमारी सुरक्षा का प्रहरी भी रहा है। इसके साथ साथ हिमालय हमारी आर्थिक समृद्धि का प्रतीक भी रहा है। मैं अभी कह रहा था कि यदि हिमालय नहीं होता तो पूरा उत्तर भारत रेगिस्तान बन गया होता। तो इसका जो विशेष योगदान भारतीय संस्कृति के निर्माण में है, भारतीय भूगोल के निर्माण में है और भारत के इतिहास के निर्माण में है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इसको दिखाया गया है। संविधान के भाग 21 में ऊंट के काफिले का चित्र है। इस भाग का नाम अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है। यह भी समकालीन यानी कि समयानुकूल दिया गया है और ऊंट जो है हमारे लिए संक्रमणकालीन अवस्था में बहुत उपयोगी होता है। हमारे पूरे
राजस्थान प्रांत का उसे जहाज कहते हैं। वह हमारी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ प्राणी रहा है। इसने हमारे लिए हमारे जीवन को बनाने में अपनी विशेष भूमिका निर्वाह की है। संविधान के भाग 22 पर समुद्र में जहाज का चित्र बना हुआ है। यह प्राचीन शैली में दिया गया है और प्राचीन शैली का अभिप्राय है कि हमारे लोगों को प्राचीन काल से ही नेवी का ज्ञान था। और यह सच भी है। जो हम अपने 26 मानचित्रों की बात करेंगे, जब उसमें चोल राजवंश की हम चर्चा करेंगे तो उस समय हम आपको यह स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे कि चोल शासकों का शासन 36 लाख वर्ग किलोमीटर का था। राजेंद्र चोल यहाँ से लेकर के और जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कंबोडिया तक, थाईलैंड तक, उधर तक शासन कर रहे थे। यह तभी संभव था जब उनके पास में बड़ी सशक्त अपनी नेवी रही होगी। यहाँ पर अंत में जो है शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है और उस श्रद्धांजलि में विशेष भावपूर्ण मानचित्र वहां पर बनाया गया है, चित्र बनाया गया है। इसका अभिप्राय हुआ कि देश के संविधान ने अंत में अपने वीर योद्धाओं के बलिदानों को नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपना पूर्ण विराम किया है। हम भी उनको ही अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए, जिनके कारण यह गणतंत्र दिवस हमको देखने को मिला, जिनके बलिदानों के कारण हम आज आजाद हैं और जिनके बलिदानों के कारण आज हम देश की दूसरी स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प ले रहे हैं, उनकी वह ऊर्जा, उनका वह तेज, उनका वह ओज हमारी प्राण शक्ति में समाविष्ट हो जाए और हम इस बात में सक्षम सिद्ध हों, इस देश की आत्मा का पुनर्स्थापन कर भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी विचार के साथ और ऐसी ही अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। चलिए जी। आर्य जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी 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 जी। जी बोले बोले। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में आज हमारे दयाराम जी जुड़े हुए हैं, दयाराम विश्वकर्मा जी, उनका भी स्वागत है। हमारे महेश कुमार जी, सुरेश प्रजापति जी का असर थोड़ा थोड़ा लग गया। कैसा लगा दयाराम जी सुन करके? बहुत अच्छा भाई साहब, बहुत अच्छा। तो आगे भी जुड़ना आप, ठीक है ना? आवाज आवाज मिल रही हमारी? हाँ, आवाज आ रही, आ रही, आवाज आ रही जी। हाँ हाँ भाई साहब, आपका आपका जो है इस कार्यक्रम में हमें जोड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और आगे भी हम जुड़े रहेंगे और धन्यवाद। पूर्ण प्रयास रहेगा। जुड़े रहोगे तो दयाराम जी लाभ मिलता रहे। महेश कुमार सैनी जी, अपने कुछ से बात कराइए, मास्टर को कैसा लग रहा है कार्यक्रम? हेलो। हाँ महेश जी बोलिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम आज का। अच्छा अच्छा, वो आपके जो मित्र है वो क्या है जी बगल में? जयराम जी मास्टर साहब। नमस्ते भैया, नमस्ते जयराम, ठीक हो? बढ़िया है मास्टर साहब। जी सिक्योरिटी में है, तो बगल में सिक्योरिटी अपनी मंदरवा की। यहाँ अच्छा, यादव मित्रवाज की यहाँ है। सिक्योरिटी है, जाए थे नहर पे, आओ। बंदे गुड़ा पे। हाँ है। हाँ, तो ये भी यहीं बगल के रूम में रहते, तो हमने इन्हें भी सुना आज, हमने कि आप सुनो। सुनवाओ सुनवाओ, बिल्कुल बिल्कुल सुनवाओ। धन्यवाद। आइए गोविंद यादव बानोली। सम्मानीय संचालक महोदय जी जी। और सम्मानीय हमारे सभी श्रोता बंधु और सम्मानित मंच, जो डॉक्टर साहब का तो उद्बोधन ही अलग है, पहले से सुनते चले आ रहे हैं, दोबारा फिर सुनने को मौका मिला है। तो डॉक्टर साहब ने जो हमें
संविधान के बारे में, संविधान में क्या है, कहाँ पे कैसे है, सब ये जो बताया जा रहा है सचमुच अद्भुत है। और मैं अपने लिए बता रहा हूँ, सचमुच मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये चीजें जो इस मंच से सुनने को मिल रहा है या सीखने को मिल रहा है, वो अद्भुत है और मैं पहली बार सुन रहा हूँ। वो आशा करता हूँ कि आगे इसी तरह इसका लाभ हमें मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा, जुड़े रहिए, सुनते रहिए, नए नए विद्वान आपको सुनाते रहेंगे। और कैप्टन सुभाष चंद्रा जी। धन्यवाद धन्यवाद लखन जी। मैं तो ये कहूंगा कि आज का जो वक्तव्य रहा वो गागर में सागर भर दिया। जिस तरह से सारी गीता की, संविधान में चित्रों की व्याख्या की गई है, वास्तव में सराहनीय है। और हमें कहीं ना कहीं, मैं देख रहा था एक सज्जन का कोई आ रहा था कि भाई ये जो हमारा एक्चुअल संविधान की प्रति है, मुझे बहुत पहले एक मौका मिला था, एक कॉलेज में मैंने उसको देखा था। और कहीं से ना कहीं से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, उसकी वैसे भी कॉपी मिल जाए और जरूर कहीं गूगल में मिल जाएगी। तो वो पुरानी चीजें हम लोग एक तरह से संकलन करके और दूसरे लोगों के लिए रेफरेंस पॉइंट के तरीके से रख सकते हैं और दिखा सकते हैं। तो साधुवाद डॉक्टर राकेश जी, बहुत अच्छी व्याख्या संविधान की, उसमें चित्रों की और पूरे संदर्भ के साथ में आपने की। सराहनीय, प्रशंसनीय कार्य है। धन्यवाद। कल आप लोग सुनेंगे 25 जनवरी को भारतीय संविधान के कुछ आपत्तिजनक अनुच्छेद, जो आपत्तिजनक अनुच्छेद है उन पर बहुत अच्छी चर्चा आपको सुनने को मिलेगी। एक बहुत बड़ा रिसर्च का कार्य हमारे डॉक्टर साहब करते हैं, वो सुनने को अवसर मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानित श्री जगदीश पाराशर जी, जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। आइए जगदीश पाराशर जी। भारत को समझो जी, भारत को समझो कार्यक्रम के संयोजक श्री लखनलाल जी, मंच पर मौजूद सभी विद्वान जो है अपने समीक्षकों को जो है सादर नमन। आज जो है राष्ट्र साहब ने सुनाए संविधान के बारे में, श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी से लेकर और अपने ये विक्रमादित्य से लेकर आज तक वर्तमान में उन सबको साथ में संविधान के 22 भागों के संबंध में विभिन्न उसको बताया। उनके कार्यक्रम में तो ऐसा लगता है कि मंत्र मुझे से सुनते ही चले जाते, मालूम नहीं पड़ता कि समय कब व्यतीत हो गया जो है। तो कितने अच्छे सरल ढंग से समझाया, वास्तव में उनका कार्य प्रशंसनीय है। ऐसे विकासकार विद्वत व्यक्ति को जो है सादर नमन, बहुत बहुत जो है आभार। आइए राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी। डॉक्टर राकेश आर्य जी, लखन जी, वेदप्रकाश शर्मा जी और सभी आर्यजन, सबको सादर प्रणाम। डॉक्टर साहब ने आज जो व्याख्यान संविधान के बारे में बताया, वास्तव में बड़ा अद्भुत और विलक्षण है। इसकी बड़ी प्राथमिक सी जानकारी तो कुछ लोगों को रहती है, लेकिन उन्होंने जितना डीप और जितना गहराई से संविधान के विभिन्न अंगों का और विभिन्न भागों का वर्णन किया और सचित्रों के बारे में बताया, वो वास्तव में बड़ा ज्ञानवर्धक है। और हालांकि जैसा हम मानते हैं कि भाई भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था आर्य समाज जितने भी समाज संबंधित थे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे स्वामी दयानंद जी का भी उसमें चित्र होना चाहिए था। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी किसी सरकार ने इस बारे में सोचने का कष्ट ही नहीं किया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कई चीजें ऐसी हैं जो हमें करनी होंगी, संविधान में प्रविष्ट कराई जाए, तो वो होना चाहिए। तो हो सकता है कभी कोई ऐसा, हमारा भी समय, सबका समय आता है, हमारा भी समय आएगा, स्वामी दयानंद जी को भी इसमें स्थान मिलेगा। क्योंकि हमारा संविधान तो, मैं मानता हूँ कि हमारा संविधान तो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश के जो प्रणेता है स्वामी दयानंद, वो हमारे मन में बसे हुए हैं। देखिए आगे क्या होता है। हाँ डॉक्टर साहब, एक बात मैं जरूर जानना चाहता था, ये अलग बड़ा अच्छा है कि इसमें सभी जितने भी आपने चित्र बताए, एक शायद अकबर का आपने बताया कि उसमें चित्र है, बाकी किसी मुस्लिम का इसमें कोई वर्णन नहीं है। और साथ में ये कि इसमें किसी सिख का भी कोई उल्लेख नहीं है, जबकि सिखों के लिए, सिखों ने तो हिंदू धर्म के लिए बहुत त्याग किया और बहुत बलिदान दिए। तो ऐसा कुछ है कि या संयोग की बात है कि इस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई इस बात पर आज तक? नहीं, गुरु गोविंद सिंह जी का है जी, गुरु गोविंद सिंह जी को दिया है। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का है, अच्छा ठीक है। गुरु गोविंद तो किसी मुस्लिम का नहीं है, ये बोला भी था। नहीं, मुस्लिम का टीपू सुल्तान का भी है उसके साथ। हाँ, टीपू सुल्तान और अकबर का आपने वर्णन किया था। अकबर का दो का है, बहुत दो अच्छी का है। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, कल जब आप
कॉन्स्टिट्यूशन के बिलों के विस्तार में बताएंगे तो एक आपको भी ध्यान होगा कि 2013 में कांग्रेस सरकार ने एक कम्युनल वायरस बिल इंट्रोड्यूस किया था, जो बीजेपी के विरोध के कारण नहीं प्रस्तुत हो चुका था। वो बड़ा ही खतरनाक बिल था हिंदुओं के अगेंस्ट। और इसके बारे में जरा थोड़ा विशेष बताएंगे, अच्छा रहेगा। सांप्रदायिक हिंसा निषेध अधिनियम, हाँ बिमलेश कुमार सिंह जी, 2013 में बड़ा ही खतरनाक बिल था वो। लागू नहीं हो पाया, वरना लागू नहीं, इंट्रोड्यूस ही नहीं हो पाया था, बीजेपी ने इंट्रोड्यूस होने नहीं दिया था। हाँ, वरना हम तुम यहाँ होते नहीं अभी। आओ बिमलेश कुमार सिंह जी। आदरणीय संयोजक महोदय, आज के हमारे इतिहास के इंसाइक्लोपीडिया के रूप में आदरणीय डॉक्टर साहब और में जुड़े सभी सम्मानित प्रबुद्धजन, आज का उद्बोधन अत्यंत ही महत्वपूर्ण और एक तरीके संवैधानिक साक्षरता को प्रदान करने वाला हम कहेंगे, क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी संवैधानिक ज्ञान में जानकारी सबकी बहुत कमी है। तो संविधान की साक्षरता तो बहुत जरूरी ही है, और ये तो जो है पूरा संविधान साक्षरता क्या जानकारी ने हमको संविधान का स्नातक बना दिया, ऐसे समझिएगा। तो ऐसी जानकारी के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। विमलेश जी जी, उत्तर प्रदेश में आपको जो है बलरामपुर कौन सा जिला है आपका? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर जिले में जो मंडल कौन सा पड़ेगा? बरेली मंडल। बरेली मंडल। तो बरेली मंडल के जो है आपके जो उपाध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी, ठीक है? जी जी। और आपको बरेली मंडल का जो है पूरा प्रभार दिया जा रहा है। जितने भी आपके जनपद आए उसमें उन सारे लोगों को इसमें देखना है, और आपकी नियुक्ति यही की जाती है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए बिमलेश कुमार सिंह जी के लिए। और ये हमारे बहुत अच्छे शिक्षक साथी हैं हमारे, तो आपको पूरा बरेली मंडल दिया जा रहा है, वो देखना है आप, ठीक है? ठीक है भाई साहब, हम पूरा जो है भारतीय इतिहास पुनर्लेखन समिति में आपको बरेली मंडल का प्रभारी बनाया गया है, ठीक? ठीक, हम आपका पूरा जो है इसमें अपना प्रदान करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर राकेश कुमार जी आप नोट कर लीजिए, बिमलेश कुमार सिंह जी जो शाहजहांपुर से हैं, हमारे राम प्रसाद बिस्मिल की धरती से हैं, और ये बहुत अच्छे सक्रिय हमारे कार्यकर्ता हैं। सम्मानीय देवेंद्र सिंह आर जी जो वरिष्ठ अधिवक्ता है, वैदिक विद्वान हैं, और हमारे बड़े भाई के बड़े भाई हैं, आए डबल बड़े भाई देवेंद्र सिंह आर जी। देवेंद्र सिंह आर जी, भाई साहब देवेंद्र सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, वो घूम रहे हैं आजकल, वो देख रहे हैं कि छोटा भाई फील्डिंग कर रहा है तो हमें घूमने दो सर। चलिए आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। एक बहुत ही सुंदर उद्बोधन राकेश जी का, उसके लिए साधुवाद, वेरी नाइस डेलिब्रेशन। आओ ये रेयांश शांति पाठ करें। राकेश कुमार जी, डॉक्टर राकेश कुमार जी, ये अधिकार हमारी माफी पोतों का है। सनातन वैदिक धर्म की जय, गजानंद की जय, ऐसी दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय, पंडित लेख राम की जय, स्वामी सदानंद की जय, स्वामी आत्मानंद की जय, भारत माता की जय, गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, आर्य समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ की जय, धनी
करिया हम सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। और ये जो हमारे शांति पाठ का जो अधिकार है वो हमारे नाती पोतों का है। हम अपने नाती पोतों की भी जय बोलते हैं। चलिए कल भाई इनकी जय नहीं तो हमारी जय। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जी। बड़े भाई सम्मानित देवेंद्र सिंह आर जी, हमारे शांति प्रदाता है। बड़े भाई देवेंद्र सिंह आर जी जी, बड़े भाई वरिष्ठ अधिवक्ता देवेंद्र सिंह आर जी को सादर नमस्ते। आज भाई साहब नाराज है, कल वो हमें समय देगी अपना। जी कोई बात नहीं, हमारे बड़े भाई साहब की बात है। जी आ गए। देखो हमने कहा कि आइए भाई साहब। देवेंद्र सिंह आर जी नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। हमारे बड़े भाई आर्य रतन जी कैसे हो? नरोला साहब नमस्कार, कैसे हैं? हमारे बड़े भाई के बड़े भाई को सादर नमस्ते। आप सदैव प्रसन्न रहें, ईश्वर सदैव आपको स्वस्थ रखे। और मैं भाई डॉक्टर राकेश आर्य को आज सुन नहीं पाया हूँ, मैं कहीं दूसरी बातों में व्यस्त था। मैं अभी लास्ट में केवल आया था, जो है कहीं बाहर से आया हूँ, थोड़ी देर अभी हुई है तो। लेकिन फिर भी मैं इतना तो प्रिज्यूम कर ही सकता हूँ, उन्होंने जो कुछ आपके सामने रखा होगा वो बहुत ही अच्छी तरीके से रखा होगा, विद्वतापूर्ण और ओजस्वी भाषा में उनको प्रस्तुति करने की पहले से ही जो है एक ईश्वर की दी हुई प्रतिभा उनके अंदर है। और आप सभी लोगों का काश ऐसे सबके भाई हो जाएं कि अपने छोटे भाई को सुने भी नहीं और फिर भी उनकी इतनी प्रशंसा कर दे, तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसा भाई है। वो आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी उसी छोटे भाई में शामिल हैं। नरूला साहब, आपको तो मैंने सुना अभी थोड़ी देर के लिए जब आप बोल रहे थे, आपको तो मैंने सुना है जब भी भाई से आप कह रहे थे कल के विषय में, तो कल भी वो अच्छा रखेंगे। और कल मुझे समय मिलेगा तो मैं कल अवश्य आऊंगा और सुनूंगा आप लोगों को जो है। सभी को सादर नमस्ते। चलिए सभी के लिए सादर नमस्कार। कल मुलाकात होगी आपसे 7:45 बजे आइए। और चलिए संविधान में जो आपत्तिजनक अनुच्छेद है उन पर बहुत अच्छी चर्चा आप अपने मित्रों को सुनवाइए। और जो भी हमारे भारत को समझो अभियान में अपना स्वयं सहभागी बनना चाहता है, सहयोगी बनना चाहता है, वो आए, उसका स्वागत है। और हम सभी लोग मिलकर के पूरे विश्व में जो है इस चिंतन को, इस विचारधारा को, इस संगठन को हमें आपको पहुंचाना है। और एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम घर बैठे पूरे देश से आप तो इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं दरअसल आगे पीछे भी सोचता रहता हूँ, इतना कमिटेड है, इतना समर्पित कार्य भाव है आपका जो है कि प्रतिदिन बिना किसी नागा के आप जो है घंटे 1.5 घंटे तक इतना आर्य समाज का प्रचार प्रसार करते हो। इसकी कितनी प्रशंसा की जाए वह भी थोड़ी होगी, शब्द थोड़े पड़ जाएंगे आपके बारे में भाई साहब। मैं आपके मुंह देखे की बात नहीं कर रहा, वास्तव में संसार में ऐसे लोग बहुत कम हैं जो इतना कमिटेड होकर के कार्य करते हैं। और इतने लोगों को जोड़ करके आप जो आर्य समाज की पताका को फहरा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप इसी प्रकार बना रहे सम्मानित बड़े भाई देवेंद्र सिंह आर जी। तो हम सब लोग मिलकर धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्य, बहुत जल्दी 1 वर्ष बाद जब हम सब लोग मिलेंगे ना, और दिल्ली के अंदर हमारे एक भारत को समझो अभियान का जब प्रथम स्थापना दिवस मनाया जाएगा तो उसकी धूम पूरे विश्व में गूंजेगी, ऐसा हम सभी को विश्वास है। और दिशा में हम लोगों का कार्य प्रारंभ हो चुका है। नमस्ते, बहुत अच्छे। कल मुलाकात करते हैं। नमस्ते। चलिए, थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सभी के लिए सादर नमस्ते जी। नमस्ते। खुश रहो।